नमस्ते फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। इसके बाद में अपन बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा और लवणीय मृदा, दलदली मृदा और पर्वतीय जो मृदा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने जलोढ़ मृदा, लाल मृदा और काली मृदा के बारे में विशेष रूप से आपको बता दिया था। 8 प्रकार की मृदाएं हैं, 3 की अपन ने बात कर ली थी। बाकी जो अभी 5 बचे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं विस्तार से। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं BA पार्ट 3 की टॉपिक से संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं लेके आता हूँ, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो। आप मेरे चैनल को भी खोलकर देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको जो BA पार्ट 3 है उसकी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी टॉपिक। यानी मैं इसीलिए लाता हूँ क्योंकि BA पार्ट 3 या कॉलेज संबंधित जो टॉपिक है उन पर टीचर है ना जो बहुत ही कम पढ़ा रखे हैं, तो मैंने ये टॉपिक बार बार लेके आता हूँ। तो शुरू करते हैं लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा के बारे में बात करेंगे आज। लेटेराइट मृदा है ना, लेटेराइट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है लेटेराइट, और ये टी है ना, इससे आप याद रखना चाहो तो टी से आप लैटिन भाषा याद रख सकते हो। यानी लैटिन भाषा का लेटेराइट शब्द है। इसका जो अर्थ है यानी लेटेराइट शब्द का अर्थ है ईंट है। इसका जो दूसरा नाम है वो है गरीब की ईंट। ठीक है, गरीब की ईंट इसे कहा जाता है लेटेराइट मृदा को। काफ़ी सारे क्वेश्चन, एक कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि गरीब की ईंट किस मृदा को कहा जाता है, तो आप लेटेराइट मृदा आसानी से लिख दोगे। किस भाषा का शब्द है तो आप बताओगे लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अर्थ लिख देना ईंट है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि जब इस मृदा में वर्षा होती है, ठीक है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब ये जो सारा आपको दिख रहा है ना, ये जो सारा आपको दिख रहा है वो लेटेराइट मिट्टी का मैदान है, और इसमें जब वर्षा होती है तो इसमें से जो सिलिका पदार्थ है, इस मिट्टी में से लेटेराइट मिट्टी है उसमें से सिलिका पदार्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, सिलिका पदार्थ बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बच जाता है, लोहा बच जाता है एक तो। ठीक है, लोहा और एल्यूमिनियम। ठीक है, लोहा और एल्यूमिनियम इसमें बच जाता है, और इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। आप इससे भी याद कर सकते हो, एल से भी याद कर सकते हो, ले से। ठीक है, ले से आप याद कर रख सकते हो लाल, यानी इसका रंग लाल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानता, ठीक है, प्रधानता किसकी पाई जाएगी, लोहा और एल्यूमिनियम की। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। और अभाव किसका रहेगा, अभाव इसका रहेगा नाइट्रोजन और फास्फोरस का। नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव रहेगा। तो आपको विशेष रूप से समझा दिया है कि जब इस मैदान में वर्षा होती है, लेटेराइट मिट्टी के मैदान में, तो सिलिका बाहर निकल जाता है और बाकी लोहा और एल्यूमिनियम बचता है, रंग लाल होता है। लोहा और एल्यूमिनियम बच गया तो इसकी प्रधानता भी यही हो गई, लोहा और एल्यूमिनियम। और अभाव नाइट्रोजन और फास्फोरस का पाया जाता है। मैंने बार बार बता दिया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी भारत की मिट्टियों में अधिकतर में आपको देखी जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन क्लियर करते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है। इसका निर्माण है ना, जो भारी वर्षा और अत्यधिक ताप की जरूरत होती है, इस मिट्टी का निर्माण तभी होगा जब भारी वर्षा होगी और अत्यधिक ताप पड़ेगा, और इन दोनों के मिक्स से इस मृदा का निर्माण होता है। आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, आपको ऑप्शन में ये दे देगा भारी वर्षा और उच्च तापमान। ये BA पार्ट 3 के जो
ऑप्शनल क्वेश्चन 4-5 आते हैं ना, उनमें से ये पूछ सकता है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो भारी वर्षा और उच्च तापमान, अत्यधिक तापमान, ये ऑप्शन में लिखा आएगा, इसको आप टिक करके आ जाना, ठीक है। चौथी बात इसमें देखते हैं कि ये कम उपजाऊ पाई जाती है, उपजाऊपन बहुत कम होता है। लेकिन यदि आप उर्वरकों का यानी जो उर्वरक हैं, जो खाद हैं, उनका प्रयोग करते हो तो आपको चाय, कहवा और रबर और काजू, ठीक है, इन सभी का उत्पादन आप लेटेराइट मृदा में कर सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन इन फसलों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब अपन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कम उपजाऊपन पाया जाता है। यदि उर्वरकों का प्रयोग नहीं करोगे तो आपकी फसल नहीं हो पाएगी, इसलिए उर्वरकों का प्रयोग करना होगा। विशेष बात यह है कि जब ये गीली हो जाती है तो दही की तरह हो जाती है। जिस प्रकार हमने काली मृदा के बारे में पढ़ा था कि काली मृदा जब गीली हो जाती है तो वो चिपचिपी हो जाती है और सूखी हो जाती है तो दरारें पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें वो बताया गया है, वही बात आ रही है कि जब गीली हो जाती है तो ये दही की तरह हो जाती है। काली मृदा चिपचिपी होती है, ये दही की तरह। दही को आपने देखा होगा कि किस प्रकार न तो ज़्यादा गाढ़ा होता है न ज़्यादा पतला होता है, उसी प्रकार ये दही की तरह हो जाती है। तो फ्रेंड्स अपन पांचवी जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, यानी मरुस्थलीय मिट्टी में शुष्कता अधिक पाई जाएगी, ठीक है। आप माइंड का भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हो कि शुष्कता अधिक पाई जाएगी। आपके पास में यदि कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है या कोई रेत या टीला मिलता है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे टीले आपको रेतीले मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर शुष्कता पाई जाएगी, वहाँ पर गर्मी भी अधिक रहेगी और बरसात के मौसम में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो ये जो रेतीले जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना शुष्कता अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसे शुष्क मृदा भी कहते हैं, है ना, ठीक है। इसे शुष्क मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसे शुष्क मृदा कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस मिट्टी में बलुई से बजरी युक्त मिट्टी होती है, ठीक है। बलुई से बजरी युक्त मिट्टी होती है। बलुई मिट्टी में मोटे मोटे कण होते हैं, ठीक है, और चिकनी मिट्टी आप देखोगे तो इसमें बारीक कण होते हैं। तो बलुई मिट्टी में मोटे मोटे कण होते हैं और उस मोटे मोटे कणों से लेकर आपको बजरी युक्त यानी बजरी में मोटे मोटे कण भी होते हैं। तो इस प्रकार की ये मरुस्थलीय मिट्टी मिल सकती है क्योंकि रेतीले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उन रेगिस्तानों में मोटे मोटे कण यानी बजरी के कण मान लो, इस प्रकार की ये पाई जाती है, ठीक है। तो बलुई से बजरी युक्त मिट्टी ये पाई जाती है, ठीक है। प्रधानता किसकी होती है, प्रधानता देख लेते हैं। इसकी प्रधानता कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, घुलनशील लवण और फास्फोरस, ठीक है। घुलनशील लवण यानी लवण की मात्रा ये पाई जाती है इसमें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि घुलनशील लवण का घुलनशील शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा तो पाई जाती है लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र उसमें घुली हुई रहती है। ये ऐसे दिखते नहीं है कि नमक आपको दिख जाएगा, वहाँ पर रेतीले टीले होते हैं वहाँ पर आपको नमक देखने को नहीं मिलेगा लेकिन उसमें नमक की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, इसलिए नमक दिखता नहीं है, इसलिए उसमें गुलाई रहता है या मान लो कि मिक्स रहता है, अपन को पता नहीं चलता। इसी कारण इसे घुलनशील लवण कहते हैं, यानी घुलनशील लवण की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। और फास्फोरस, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि अब तक अपन ने मिट्टियों के बारे में पढ़ा, उसमें आपको फास्फोरस का अभाव ही पाया गया, लेकिन एक प्रकार की ये पहली बार ऐसी मिट्टी है जिसमें फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। हम पिछली जो जितनी भी मिट्टियाँ देखे उसमें अपने नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी ही पाई, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। अब आप इसमें देख लेते हैं कि कमी किसकी पाई जाती है। जैविक पदार्थों की कमी, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर न तो पानी होता है, ठीक है, जल भी नहीं होता है, यहाँ पर शुष्कता अधिक होती है, पेड़ पौधे भी कम होते हैं। आप पश्चिमी राजस्थान में चल जाओ तो बहुत कम पेड़ पौधे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पानी ही नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे। यहाँ पर आपको खेजड़ी का वृक्ष देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जैविक पदार्थ यानी जीव कहाँ से मिलेंगे, पेड़ पौधे नहीं है तो जीव या पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो जैविक पदार्थों की कमी इसमें पाई जाती है। आप ह्यूमस देखोगे, ह्यूमस है ना जो जैविक पदार्थों से जुड़ा हुआ है। ह्यूमस क्या होता है कि जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ, उनके पत्ते टूटकर नीचे गिर जाते हैं और वो सड़ जाते हैं काफ़ी दिनों के बाद में, तो उसको ह्यूमस कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में पेड़ पौधों की कमी पाई जाती है तो ह्यूमस की कमी भी पाई जाएगी, तो सीधी सी बात है। और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन का संबंध पेड़ पौधों से होता है, पेड़ पौधों से, ठीक है। पेड़ पौधों से नाइट्रोजन का सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पर जैविक पदार्थ कम पाए जाएंगे, पेड़ पौधे ही कम पाए जाएंगे, तो नाइट्रोजन की भी कमी आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकती है। पांचवी बात इसमें यह है कि अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कृषि योग्य मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें शुष्कता अधिक पाई जाएगी, और शुष्कता अधिक पाई जाएगी तो वहाँ पर जल भी कम पाया जाएगा, इसलिए कृषि बहुत कम होती है। और यदि आप उर्वरक और सिंचाई, साथ में आप सिंचाई लेते हो, जबरदस्त सिंचाई करते हो, उर्वरकों का प्रयोग करते हो, खाद का प्रयोग करते हो, तो आपको ज्वार, बाजरा और मूंग की खेती देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक देनी होगी आपको, कृषि करनी है तो उर्वरक और सिंचाई की मात्रा यदि अधिक दोगे तो ज्वार, बाजरा और मूंग की खेती आप कर सकते हो। विस्तार इसको देखोगे कि इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा और गुजरात का जो कच्छ का रण है उसमें अधिक ये मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। तो आपका जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मरुस्थलीय मृदा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर क्या है कि ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ऊपर का। यहाँ पर आपको कौन सा हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पंजाब देखने को मिलेगा, ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब। और उसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, ठीक है, हरियाणा। और इन दोनों क्षेत्रों की राजधानी भी एक ही है, अमृतसर। दो राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी एक ही है। तो ये क्षेत्र, और यहाँ पर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, और ये गुजरात का क्षेत्र है जहाँ पर आपको कच्छ का रण देखने को मिलेगा। यहाँ पर कच्छ का रण मिलता है, ठीक है, कच्छ का रण है। कच्छ का रण गुजरात में पाया जाता है। तो पंजाब का तो दक्षिणी सिरा हो गया, ठीक है, हरियाणा पाया जाए, और पश्चिमी राजस्थान और कच्छ का रण, यहाँ पर आपको मरुस्थलीय मृदा देखने को मिल सकती है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आप पश्चिम राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पर यह मिट्टी आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, छठी जो मृदा है यानी जो मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी छठी मिट्टी है। इसे वन मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। वन मृदा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपको पर्वत देखने को मिलेंगे वो अधिकतर वनों में ही देखने को मिलेंगे। इसी कारण ये वनों में होने के कारण, ये जो पर्वत हैं वो वनों में होने के कारण इसे वन मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि जो वन होते हैं वहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं, और ये जो पर्वत हैं, पर्वतों के ढलान में ही बहुत सारे वन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे वन मृदा के नाम से भी अपन जान सकते हैं। दूसरा अपन ये देखेंगे कि इसे अविकसित मृदा भी कहते हैं, अविकसित मृदा भी कहते हैं। अविकसित मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मृदा का जो जमाव है वो एक स्थान पर ज़्यादा समय के लिए रुकता नहीं है, और इसका पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है, और ये आगे बहकर चली जाती है। इसी कारण इसे अविकसित मृदा के नाम से अपन जान सकते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये पर्वत है, ठीक है, ये पूरा आपको पर्वत देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। या इसकी ढलान में ये मिट्टी का जमाव हो गया, ठीक है, थोड़े समय के लिए मिट्टी का जमाव, ये पर्वतों की जो ढलान है, क्योंकि जब ये जो मिट्टी होती है वो पर्वतों के ढलान में यानी तलहटी में
ये जो तलहट्टी है ये पर्वतों की, यहाँ पर मिट्टी आकर जम गई, थोड़े समय के लिए यहाँ पर जम गई। दूसरे में आप देखोगे कि ये पर्वत है, यहाँ पर जब बाढ़ आई, जब यहाँ पर वर्षा हुई, यानी जब यहाँ पर वर्षा हुई तो ये जो यहाँ पर मिट्टी थी वो बाढ़ के कारण आगे बहकर चली गई, इसीलिए यहाँ से यहाँ बहकर चली गई, तो एक स्थान पर वो ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं सकी, इसी कारण इसे अविकसित मृदा के नाम से जानते हैं। तो पर्वतीय मृदा के दो नाम हो गए, वन मृदा और अविकसित मृदा, ठीक है। यानी तीसरी यानी प्रधानता, जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें प्रधानता जीवाश्म की प्रचुरता बहुत पाई जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि पर्वतीय इलाकों में जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं, यानी जीव अधिक पाए जाते हैं। जैसे छोटे जीव, मान लो छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी में आप जो मिट्टी देखोगे उसमें बहुत सारे जीव छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो उससे जीवाश्म की प्रचुरता इसमें ज़्यादा पाई जाती है। प्रधानता अपन ने देख ली। इसके बाद में अभाव देखेंगे। इसमें अभाव आपको पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। भारत के मैप में देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है ना, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आपको जम्मू कश्मीर ये देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये है। तो ये जो सारा क्षेत्र है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सारा क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये जो मिट्टी पाई जाती है इसमें वो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पर हिमालय भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी कारण ये जो यहाँ पर आपको नाशपाती, सेब और अचूला के बाग हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। श्रीनगर में आपको सेब ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं और यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसी कारण ये सारी चीज़ें, ये जो बाग हैं यहाँ पर लगाए जाते हैं। बाद फ्रेंड्स, सातवीं जो मृदा है वो पीट या दलदली मिट्टी, ठीक है। इसकी जो विशेषता पहली है कि ये निम्न जलवायु क्षेत्रों में इसका विकास होता है, पीट या दलदली मृदा, ठीक है। यहाँ पर वनस्पति अधिक पाई जाती है और भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये पीट या दलदली मृदा ज़्यादा विकसित होती है। आप इसकी प्रधानता पर जाओगे तो प्रधानता जैविक पदार्थ इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा आपको 40 से 50% देखने को मिल सकती है। तो जैविक पदार्थ इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अभाव इसमें किसका पाया जाता है? पोटास और फास्फोरस का अभाव ज़्यादा पाया जाता है। और इसका विस्तार आप देखोगे तो उड़ीसा और सुंदरवन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। ये जो उड़ीसा है आपको भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। उड़ीसा और सुंदरवन डेल्टा आपको भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट मृदा है अपन के सामने लवणीय मृदा, यानी लवणीय मृदा को अपन ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इसे ऊसर मृदा कहा जाता है। क्योंकि ऊसर मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है। नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें कृषि नहीं की जाती, ठीक है। इस मृदा में जहाँ पर भी ये मृदा है उसमें कृषि नहीं की जा सकती, इसीलिए इसे ऊसर मृदा कहा जाता है। क्योंकि इसमें कृषि नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि लवणता के कारण इसकी कृषि नहीं की जा सकती, ठीक है। आपको प्रधानता आपको सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है। अभाव आपको किस चीज़ का देखने को मिलेगा? वनस्पति का अभाव। क्योंकि जहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर आपको वनस्पति बहुत कम देखने को मिलेगी। चूना पत्थर
यानी चूना पत्थर भी इसमें नहीं पाया जाता है और फास्फोरस की कमी भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में चौथी जो विशेषता है, इसमें पेड़ किसके पाए जाते हैं? नारियल और ताड़ के वृक्ष। नारियल और ताड़ के वृक्ष आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, केशिका क्रिया, ठीक है, ये कोई लवणीय मृदा का कोई क्षेत्र है। ठीक है, इसमें से जब धीरे धीरे यहाँ पर नमक पृथ्वी के अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, यानी जो ये मिट्टी होती है लवणीय, उसमें जो नमक है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे केशिका क्रिया के नाम से अपन जानते हैं। विस्तार आप देखोगे तो समुद्री तटीय क्षेत्रों में, यानी समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस लवणीय मिट्टी का प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, और ज्वार भाटा का मतलब समुद्र की लहरों के उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। जब ये आता है तो अपने साथ में बहुत सारी लवणीय मिट्टी लेकर आता है, नमक लेकर आता है, इसलिए समुद्रीय जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक पाया जाता है ये मिट्टी, ये लवणीय मिट्टी वहाँ पर अधिक पाई जाएगी। जैसे आप देखोगे गुजरात के कच्छ का रण यहाँ पर अधिक पाई जाएगी, पश्चिम राजस्थान देख लो, उड़ीसा देख लो, और सुंदरवन देख लो। सुंदरवन और उड़ीसा आपको देखोगे बंगाल की खाड़ी के पास में स्थित है। ठीक है, आप गुजरात के कच्छ का रण देखोगे तो गुजरात के कच्छ के रण के पास में अरब सागर पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान और सुंदरवन भी, पश्चिमी राजस्थान तो साइड में पड़ जाता है, अरब सागर के ऊपर यानी गुजरात के ऊपर पड़ जाता है, और सुंदरवन आपको उड़ीसा के पास में देखने को मिलता है। यानी उड़ीसा और सुंदरवन बंगाल की खाड़ी के पास में स्थित हैं, इसलिए जब भी ज्वार भाटा आता है तो अपने साथ में लवणीय मृदा साथ में लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, हमने 8 मिट्टियों के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप वीडियो को छोड़कर बीच में चले जाते हो तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।